का हमारा टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है कि जब किसी भी बॉडी पर इलास्टिक मटेरियल पर हम जब कोई फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी डिफॉर्म हो जाती है तो वो फोर्स जो होता है वो एनर्जी की फॉर्म में उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है और जब हम उस फोर्स को वापस से हटाते हैं तो वो रिलीज़ हो जाती है एनर्जी, उसको बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। उसको एग्जांपल से समझे तो जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग का एग्जांपल ले सकते हैं। स्प्रिंग को जब हम फोर्स लगा के खींचते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है और जब हम उस स्प्रिंग को वापस छोड़ते हैं तो वो स्प्रिंग वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाती है। तो जब वो स्प्रिंग अपनी इनिशियल पोजीशन में आती है तो वो अपने अंदर से स्ट्रेन एनर्जी को रिलीज़ करती है, ठीक है। उसी तरीके से अगर अपन क्रॉसबो की बात करें, जो धनुष होता है उसमें एरो को पहले पीछे की तरफ खींचते हैं जिससे कि क्या होता है, स्ट्रिंग में जो होती है वो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाती है और जब हम उस एरो को छोड़ते हैं तो वो स्ट्रेन एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है, व्हेन एन इलास्टिक मटेरियल, यहाँ पर हमको इलास्टिक मटेरियल लेना है, ठीक है। मटेरियल जो होता है वो इलास्टिक होना चाहिए। तो व्हेन एन इलास्टिक मटेरियल इज डिफॉर्म्ड अंडर लोड, वर्क इज डन बाय अप्लाइड लोड अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इंड्यूस्ड इन द मटेरियल। मतलब क्या होता है कि जब किसी भी बॉडी पर हमने फोर्स लगाया तो उसको डिफॉर्म करने के लिए जो लोड होता है उसको कुछ वर्क करना पड़ता है, तभी जाके वो बॉडी डिफॉर्म हो पाती है। तो वर्क इज़ डन बाय द अप्लाइड लोड, मतलब कि जो लोड हमने अप्लाई किया है वो क्या करता है, कुछ वर्क करता है अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इंड्यूस्ड इन द मटेरियल। अब वर्क डन किसके अगेंस्ट होगा, तो जो बॉडी का इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है उसके अगेंस्ट जो वर्क होगा वो किसके द्वारा होगा, अप्लाइड लोड के द्वारा। तो इसको सिंपल अगर आसान भाषा में समझना चाहें तो जब हम किसी बॉडी पर लोड लगाते हैं तो वो लोड क्या करता है, वर्क करता है। वर्क किसके अगेंस्ट करता है, जो बॉडी की इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क करता है। तो वो जो वर्क होता है, द वर्क डन बाय द लोड इन स्ट्रेनिंग द बॉडी इज स्टोर्ड विद इन द स्ट्रेन्ड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। मतलब कि जो वर्क हुआ वो क्या होता है, बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, किसकी फॉर्म में, स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो फाइनली हम स्ट्रेन एनर्जी को ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी बॉडी पर लोड लगाया जाता है तो वो लोड क्या करता है, कुछ वर्क करता है बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए। अब वो वर्क किसके अगेंस्ट होता है, जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है उसके अगेंस्ट वर्क होता है और वो जो वर्क है वो बॉडी के अंदर स्टोर रह जाता है, किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। और जब उस फोर्स को वापस हटाया जाएगा, लोड को जब हटाया जाएगा तो वो एनर्जी वापस से रिकवरेबल होगी, मतलब कि वो वापस से हमको मिल जाएगी। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था स्प्रिंग का, तो स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो उस पर लोड लगाया हमने और स्प्रिंग के अंदर क्या होगी, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो गई। अब जब अपन लोड को हटाएंगे तो लोड को हटाने पर वो जो स्ट्रेन एनर्जी वो वापस से हमको मिल जाएगी। स्ट्रेन एनर्जी को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल या फिर मीटर न्यूटन। 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 मीटर न्यूटन होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम। लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम, लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम से लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम से हम स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। व्हेन द लोड P इज अप्लाइड, रेजिस्टेंस R इज सेटअप इन द बार, ठीक है। जब अपन किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है एंड इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। ये हमने वही स्ट्रेन एनर्जी की डेफिनेशन में पढ़ा था। As the load P is increased gradually, the resistance also increases gradually। जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाएंगे P को तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पर हमने एक नॉर्मल बार ली हुई है, उसकी लेंथ है L और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो P लग रहा है। तो फोर्स P के कारण
जो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी वो हो जाएगी डेल्टा एल, ठीक है। और ये है हमारा लोड डिफॉर्मेशन, लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम। इसको हम समझते हैं, ये एक ग्राफ कर्व बनाया हुआ है हमने, इसमें एक्स एक्सिस पर हमने डेल्टा डिफॉर्मेशन को शो किया है और वाई एक्सिस पर पी फोर्स को डिनोट किया है। तो जैसे जैसे हम ग्रेजुअली फोर्स को बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि डेल्टा भी बढ़ता जाएगा, लेकिन एक लिमिट आती है कि उसके बाद फोर्स को नहीं भी बढ़ाएंगे तो भी जो है वो डिफॉर्मेशन बढ़ता जाता है, जो कि हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में देखा हुआ है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, लेट दिस, इसमें एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे और यहाँ तक अगर डेल्टा 1 लेंगे और यहाँ तक अगर इसको नाम देते हैं फोर्स को P1, तो जो एलिमेंट्री लेयर का डिफ्लेक्शन है उसको अपन मान लेते हैं डेल्टा 1, ठीक है। और ऊपर इसको मान लेते हैं डेल P1, ठीक है। क्या किया हमने, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसिडर की, उसका यहाँ से यहाँ तक डिफॉर्मेशन को हमने डेल्टा 1 दे दिया और इसको डेल्टा 1, और इधर फोर्स को हमने P1 नाम दे दिया और इस स्ट्रिप के अकॉर्डिंग डेल P1 नाम दे दिया। अब इस फिगर में क्या करेंगे, हमको ये पूरा शेडेड एरिया फाइंड आउट करना है, जिससे कि हमें टोटल स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट होगी। उसके लिए हमको क्या करना होगा, इस स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो कैसे होगा ये, सबसे पहले स्ट्रिप का एरिया क्या लिख सकते हैं हम, ये रेक्टेंगुलर शेप की स्ट्रिप है तो इसकी हाइट अपन मान लेते हैं P1। तो सॉरी, यहाँ पर वर्क डन हमको फाइंड करना है, तो वर्क डन के लिए हम इसका पूरा एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वर्क डन के लिए इसकी स्ट्रिप की हाइट तो हो जाएगी P1 एंड थिकनेस हो जाएगी डेल्टा 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारे इस स्ट्रिप का एरिया, और इस पूरे शेडेड एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, और उसके लिए लिमिट पुट कर देंगे 0 टू डेल्टा, क्योंकि जो स्ट्रिप है वो 0 से लेके इस तरफ डेल्टा तक इसकी लिमिट है। तो ये हो गया हमारा, और इसको जब हम डिराइव करके सॉल्व करेंगे तो उससे हमको स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा EA डेल्टा स्क्वेयर अपॉन 2L, ओके। और इसको एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं P स्क्वेयर L अपॉन 2AE। डेरिवेशन से ये फॉर्मूला हमको मिलता है, डेरिवेशन हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि डेरिवेशन नहीं करना है हमें। अब हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी के बेसिक 2 फॉर्मूले आ गए हैं। क्वेश्चन के न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग जो आपको रिक्वायर होगा वो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रूफ रिजिलियंस। प्रूफ रिजिलियंस से पहले हमको रिजिलियंस क्या होता है वो देखना होगा। द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज नोन एज रिजिलियंस। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रिजिलियंस। और इसका एक नाम और होता है, इसको स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी भी बोल सकते हैं। तो रिजिलियंस को स्मॉल u से डिनोट करते हैं, तो क्योंकि डेफिनेशन इसकी बता रही है कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो फॉर्मूला बन जाएगा इसमें स्ट्रेन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम u अपॉन v। और इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं हम, ये आपको याद रखना है, 1/2 E स्क्वेयर। यहाँ पर जो E है वो तो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और स्मॉल e जो है वो स्ट्रेन है, विकृति, ठीक है। और इसके बाद इसी को अगर दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो रिजिलियंस का एक और फॉर्मूला होता है स्मॉल p स्क्वेयर अपॉन 2e। यहाँ पर जो स्मॉल p है वो है स्ट्रेस, ठीक है। तो हमारे पास रिजिलियंस के 3 फॉर्मूले हो गए। बेसिकली रिजिलियंस को लिख सकते हैं अपन u अपॉन v, या फिर 1/2 E स्क्वेयर, या फिर p स्क्वेयर अपॉन 2e, ओके। अब हम प्रूफ रिजिलियंस की बात करें तो व्हेन द स्ट्रेस P
इज इक्वल टू द प्रूफ स्ट्रेस एफ एट द इलास्टिक लिमिट। मतलब कि अगर आपके किसी भी कंडीशन में अगर स्ट्रेस की वैल्यू प्रूफ स्ट्रेस के बराबर हो जाती है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग रेजिलियंस होगा वो कहलाएगा प्रूफ रेजिलियंस। ठीक है, मतलब कि जब आपकी स्ट्रेस प्रूफ स्ट्रेस के बराबर हो जाएगी तो वो कहलाएगा प्रूफ रेजिलियंस। ठीक है, तो इसको अपन डिनोट करते हैं स्मॉल यू पी। पी का मतलब प्रूफ हो गया। सिंपल जो रेजिलियंस था उसको तो हमने यू से डिनोट किया था, अब इसको यू पी लिख देंगे। और इसका फॉर्मूला कैसे बना, एफ स्क्वेयर अपॉन 2e। यहाँ पर देखो इस फॉर्मूले से यहाँ पर स्मॉल पी था, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि स्मॉल पी किसके बराबर हो जाए, एफ के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर स्मॉल पी की जगह हमने एफ लिख दिया, तो ये फॉर्मूला इसी से बन गया एफ स्क्वेयर अपॉन 2e। ठीक है, तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस है। इसके बाद स्ट्रेस फाइंड आउट करने के हमारे कुछ केसेस हैं जो हम देखेंगे। स्ट्रेस इज ड्यू टू ग्रेजुअल लोडिंग, सडन लोडिंग एंड इम्पैक्ट लोडिंग। ठीक है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है, इसमें जस्ट दो फॉर्मूले हमको हर केस के लिए लिखने, एक तो वर्क डन का फॉर्मूला लिखना है और एक स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखना है। कैसे, सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रेजुअल लोडिंग की, तो ग्रेजुअल लोडिंग को हम समझेंगे कि ग्रेजुअल लोडिंग क्या होती है। तो ग्रेजुअल लोडिंग का मतलब ये है कि धीरे धीरे लोड को बढ़ाना। ठीक है, अचानक एकदम से लोड को नहीं बढ़ाएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारी रॉड है, इसके ऊपर पी फोर्स लग रहा है, तो इस पी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे। तो उससे जो इसमें स्ट्रेस डेवलप होगी और जो वर्क डन होगा उसका फॉर्मूला होगा वर्क डन इक्वल टू 1/2 पी डेल्टा, और स्ट्रेस हो जाएगा, सिंपल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एरिया। इसके बाद अपन सेकंड केस की बात करें सडन लोडिंग की। ठीक है, तो सडन लोडिंग जो होता है वो ग्रेजुअल लोडिंग का जस्ट उल्टा होता है। ग्रेजुअल लोडिंग में हम क्या करते हैं, लोड को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, लेकिन सडन लोडिंग में जो है वो हम लोड को अचानक से बढ़ा देंगे। ठीक है, लोड पहले से अप्लाइड है, मतलब कि मान लीजिए कि ये हमारी रॉड है, इस पे पी फोर्स लग रहा है, मान लीजिए ओनली बहुत मिनिमम लग रहा है 1 न्यूटन का। अब अगर इस वैल्यू को हम एकदम से बढ़ाकर 100 न्यूटन कर दें तो ये केस हो जाता है सडन लोडिंग, अचानक से लोडिंग हो गई। तो उस केस में हमारे वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा पी डेल्टा, और स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा 2p अपॉन ए। यहाँ पर p अपॉन ए होता है, यहाँ पर 2p अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, थर्ड केस की बात करें हम, थर्ड केस है हमारा इम्पैक्ट लोडिंग। इम्पैक्ट लोडिंग का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई एक, ये हमारा टेबल है, इसके ऊपर किसी हाइट से हम अगर कोई लोड गिराते हैं W को, तो वो हो जाएगी इम्पैक्ट लोडिंग। ठीक है, कि किसी हाइट से अपन किसी वेट को गिराते हैं तो वो जब एकदम से इम्पैक्ट करता है उसको बोलते हैं इम्पैक्ट लोडिंग। तो यहाँ पर हमने क्या वो किया है, एक हैंगिंग रॉड ली, वर्टिकली हैंगिंग रॉड है ये, जो कि मान लीजिए सर्कुलर सेक्शन की, और उसके नीचे यहाँ पर एक थोड़े बड़े क्रॉस सेक्शन का एक कोलार लगा हुआ है, इसको बोलते हैं हम कोलार। ठीक है, कॉलर लगा हुआ है और उसके अंदर जो है वो एक रिंग की शेप में स्लाइडिंग वेट लगा हुआ है, ये वाला स्लाइडिंग वेट है। ठीक है, और इस रॉड की लेंथ है L। तो क्या होगा कि जब इस स्लाइडिंग वेट को ऊपर स्लाइड करके और छोड़ा जाएगा फ्रीली, तो ये फ्री फॉल होके कहाँ आएगा, इम्पैक्ट करेगा इस कॉलर पे। क्योंकि कॉलर क्या होता है कि थोड़ा सा विड्थ में ज़्यादा होता है, उस वजह से क्या होता है कि ये जो रिंग होती है स्लाइडिंग वेट वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो जैसे ही हाइट से इस स्लाइडिंग वेट को गिराएंगे हम, तो वो क्या होगा कि आकर इस कॉलर पर इम्पैक्ट करेगा, और उस इम्पैक्ट के कारण मान लीजिए कि इस जो रॉड है उसकी लेंथ इतनी इंक्रीज़ हो जाएगी, ये थोड़ा सा डिफॉर्म होके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने डिनोट किया हुआ है, जो फॉल की हाइट होगी, जो फॉल होगा स्लाइडिंग वेट का वो हो जाएगा h, और जो डिफॉर्मेशन होगा वो हो जाएगा डेल्टा। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास, ये फॉर्मूला आएंगे दो हमारे पास। एक तो आएगा वर्क डन का, वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा P
H प्लस स्मॉल पी एल अपॉन ई, और स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा P अपॉन ए 1 प्लस रूट 1 प्लस 2 AEH अपॉन पी एल। ठीक है, यहाँ पर जो P है वो है लोड, H इज हाइट ऑफ फॉल, स्मॉल p इज स्ट्रेस, L इज लेंथ ऑफ रॉड, E इज स्ट्रेन एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं वो देखेंगे।